नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुआवजा प्रतिकर अधिनियम 2013 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आज ये आपका पेपर है और आज ये जो क्लास है ये 5th यूनिट के लगाई जा रही है। जो 5वीं यूनिट आपके सिलेबस में लैंड लॉ के 5th यूनिट का ये क्वेश्चन है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है। ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं। जब एग्जाम से पहले आप एग्जाम हॉल में जाएं उस समय भी स्कोर देख सकते हैं। इससे पहले भी 2 क्लासेज के वीडियो हैं जिसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं विद आंसर, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। ये जो अधिनियम है भूमि अधिग्रहण, ये भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस को नियंत्रित करता है, यानी किस प्रकार से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अगर मान लो सरकार ने कोई रोड बनानी है, कोई हाईवे बनाना है, अभी तक तो मान लो ये किसी की भूमि है, ये किसी लोगों की भूमि है, कृषि की भूमि है, लोग यहाँ पर काश्त करते हैं। अब अचानक से सरकार ने कोई परियोजना ऐसी लेकर के आया कि भाई यहाँ से यहाँ रोड निकालनी है, हाईवे निकालना है, ये हाईवे निकलना है यहाँ से। तो हाईवे निकलेगा तो लोगों की जमीन है, लोगों की जमीन को कैसे अधिकृत किया जाएगा, इसके लिए बाकायदा इस एक्ट के अंतर्गत प्रोसेस बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है कि ये जो अधिग्रहण किया जाएगा भी कैसे इनकी जमीन ये ली जाए ताकि यहाँ से रोड निकले। और सरकार को तो डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, और विकास के लिए जरूरी होती है। जैसे मान लो हाईवे निकालना है तो जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो जमीन सरकार ये तो है नहीं कि अपनी जमीन कहीं से और ला करके यहाँ रख देगी कि ये लो हाईवे इसके अंदर से निकाल लो। जो लोग पहले से जिनकी जमीनें हैं उन्हीं जमीनों को वो क्या करेगा, न्याय हित में, राष्ट्र हित में, राज्य के हित में, देश के विकास के लिए ऐसी जमीनों का अधिग्रहण करता है। तब उसके पास ये विशेष पावर होती है कि वो ऐसी जमीनों का अधिग्रहण कर सकता है। और ऐसी जमीनों को अधिग्रहण किया कैसे जाएगा, इसकी बाकायदा प्रोसेस बताइए, और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया है। ऐसे ही मान लो ये आबादी भूमि है, ये आज मान लो आपका जयपुर है, ये जयपुर स्टेट है, जयपुर जिला है। इस जयपुर में लोग रह रहे हैं और लोगों के पास इतनी जगह नहीं है कि उसको और चाहिए, कॉलोनियां और भी बनानी है, लोग और भी आ रहे हैं, तो वो जयपुर को थोड़ा बढ़ाएगी। बढ़ाएगी तो जैसे ही बाहर निकलेगी लोगों की जमीनें आ जाएंगी। अब लोगों की ये जमीनें हैं तो लोगों की जमीनों में कैसे कॉलोनी काटे, कैसे क्या करे, चारों ओर खेत ही खेत है। अब सरकार के पास ये राइट है कि जनता को आवास उपलब्ध करवाने के लिए वो क्या कर सकती है, लोगों की भूमि को एक्वायर कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। तो इतना इतना एरिया क्या कर सकती है, एक्वायर कर लेगी ताकि जयपुर को और अधिक विकास किया जा सके। अब जो जब इस जमीन को जो लोगों की थी इसका अधिग्रहण कर लिया तो बदले में इनको क्या मिला, जिनकी जमीनें थी तो उनको क्या करेगी, या तो कोई जमीन देगी बदले में या इनको मुआवजा दे देगी। तो ये जो अधिग्रहण किया जाएगा ये किस प्रोसेस के तहत किया जाएगा, वो सारी चीजें इस एक्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और उन लोगों के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और मुआवजे की पेशकश करने के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है। यानी ऐसे लोगों की जमीनें अगर अधिग्रहण कर ली जाती है तो उसको किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा, कैसे उसका पुनर्वास किया जाएगा, कैसे पुनर्स्थापन किया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था ये अधिनियम करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के विकास के लिए अपनी भूमि सरकार को सौंपते हैं, भाई या तो ऐसी सरकार ने मांग करेगा इनसे कि भाई आप अपनी जमीन दो हमें और हमें यहाँ से हाईवे निकालना, और ये हाईवे बड़े काम का है, इससे 2 स्टेट आपस में जुड़ जाएंगे या पूरे राष्ट्र का आवागमन यहाँ से बढ़िया हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। यानी लोग अगर क्या करेंगे, या तो अपनी इच्छा से दे देंगे कि ये लो सरकार को जरूरत है तो हमारे को तो मुआवजा दे दो और आप जमीन ले लो। अगर ये नहीं देते हैं, सरकार को जरूरी है, तो सरकार इनकी जमीन को फिर अधिग्रहित भी कर सकती है, यानी जबरदस्ती भी इनसे ले सकती है। जैसे कई बार आपके आसपास के एरिया में भी पीले बंगाल में इधर जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। ये वंदे मातरम कौन सी योजना थी, वंदे रोड निकला था ना अभी ये इधर, भारत, हाँ भारतमाला, भारतमाला जब निकला था ना तब लोगों ने जमीनें नहीं दी थी कि भाई हम जमीन नहीं देंगे, तो जबरदस्ती भी जमीनें ली गई थी, बदले में इनको पुनर्वासित किया गया, प्रतिकर भी दिया गया, जितना था उससे ज्यादा भी दिया गया। तो ये जरूरत के हिसाब से सरकार अगर मांग करती है, लोग दे देते हैं तो ठीक है, नहीं दे तो इनके पास विशेष पावर है, वो ऐसी जमीनों का अधिग्रहण भी कर सकती है। अधिनियम के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का 4 गुना, अगर ग्रामीण क्षेत्र है
ग्रामीण क्षेत्र की भूमि कर रहे हैं, तो जो उस ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है उसका 4 गुना मुआवजा यहाँ पर दिया जाता है। और शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में 2 गुना भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। यानी जो बाजार मूल्य है, मान लो ये खेती की जमीन है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आ रही थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो बाजार मूल्य था इस भूमि का, उसका 4 गुना प्रति कर दिया जाएगा। 4 गुना, भाई 1 लाख रुपए की जमीन है ना, तो उसका मुआवजे के तौर पर कितना मिलेगा? 4 लाख मिलेगा। अगर शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र के अंदर जो भूमि का बाजार मूल्य होता है उसका 2 गुना प्रतिकर मिलता है, 2 गुना मुआवजा दिया जाता है। अगर 1 लाख की है तो उसका 2 लाख मिलेगा। अगर शहरी क्षेत्र है तो ग्रामीण, तो उसका 4 गुना मुआवजा यहाँ दिया जाता है। प्रभावित भूस्वामियों को प्रदान किया जाता, जो प्रभावित है, यानी यहाँ इसकी जो संपत्ति थी, जिस व्यक्ति की थी, जितनी संपत्ति प्रभावित हुई है, उस भूस्वामी को क्या दिया जाएगा? ऐसा मुआवजा दिया जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 गुना मुआवजा यहाँ दिया जाएगा। जिससे कारखानों, फैक्ट्रीज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भूमि की स्थापना के लिए भूमि की खरीद की पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाती है। यानी अगर सरकार को कोई कारखाने लगाने हैं, फैक्ट्री लगाने हैं या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बनानी है, जैसे मैंने अभी भारतमाला का नाम लिया, इस टाइप की जो भी परियोजनाएं सरकार को जरूरी है इनका डेवलपमेंट करना, तब वो ऐसी जमीनों का अधिग्रहण करती है और अधिग्रहण करेगी तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो यहाँ बताएगी, इसके अनुसार करेगी। ये अधिनियम प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का भी निर्धारण करता है। मान लो यहाँ किसी का मकान था और जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, अब उसके पास मकान नहीं है, जो जमीन या रोड निकल गया तो फिर मकान तो रहा ही नहीं, तो इस व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा? पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, यानी उसको रहने के लिए मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो उतना मकान इसको दिया जाएगा जिससे ये व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। तो पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही मुआवजा देकर के उसको वापस उसी स्थिति में लाना, पुनर्स्थापन का मतलब उसे पहले वाली स्थिति में लाना के लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है पारित करने के? तो इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य बताए गए, जैसे यह सुनिश्चित करना कि भूस्वामियों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी से गुजरना पड़े। भाई अगर किसी की मान लो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, किसी की शहर में कोई मकान अधिग्रहण कर रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है जिसका मकान या जिसकी जमीन इस प्रकार से अधिग्रहित की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि भाई उस व्यक्ति को कम से कम परेशानी हो, यानी उसके पुनर्वास की व्यवस्था ये सरकार करती है, उसको मुआवजा भी दे रही है, उसका पुनर्स्थापन भी कर रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए कर रही है ताकि जिस व्यक्ति को यहाँ से उठाया गया है या जिसकी जमीन अधिग्रहण की गई है उसको कम से कम परेशानी हो, ताकि वो वापस रीसेटल हो सके, अपना रिहेबिलिटेशन हो सके। इसके लिए व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इस अधिनियम के अनुसार भूमि की खरीद की प्रक्रिया केवल स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के साथ विचार करके ही शुरू की जा सकती है। यानी इस प्रकार से अगर किसी की जमीनें अधिग्रहित की जाएगी तो इसके लिए बाकायदा सिस्टम बना हुआ है कि वो लेवल, सरकारी जो लेवल है, लोकल लेवल है, ग्रामीण है तो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत के स्तर पर इसको अधिग्रहण करने की प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर शहरी क्षेत्र है तो नगर पालिका, नगर परिषद या जो नगर निगम है उसके माध्यम से इसको अधिग्रहण करने की प्रोसेस शुरू करेंगे। यह सुनिश्चित करना, इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित परिवारों को दिया जाने वाला मुआवजा उचित है। भाई ये भी सुनिश्चित किया जाता है इस अधिनियम के द्वारा कि जो मुआवजा जिस प्रभावित परिवार को, पीड़ित परिवार को दिया जाता है, वो मुआवजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम है। भाई मकान तो, इसकी जमीन तो थी 5 लाख रुपए की, मुआवजा मिला इसे 2 लाख रुपए, तो ये तो अनुचित हो गया। ये 5 लाख की जमीन चली गई और मुआवजा 2 लाख मिले, तो सरकार ये कानून ये कहता है कि मुआवजा इतना होना चाहिए जो क्या हो? उचित हो। क्या हो? उचित हो। यानी अगर किसी के 5 लाख रुपए की जमीन जा रही है, बदले में उसे अगर 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दे देगा? क्यों नहीं देगा? वो खुशी खुशी दे देगा। या मान लो उसको और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो कम से कम इतना तो सोच ही सकता है, यार चलो अपने को दिक्कतें तो खूब हो गई पर कोई बात नहीं, अपने पास 20 लाख रुपए आ गए, अपन जाकर के यहाँ 5 बीघा जमीन थी, इधर 10 बीघा ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अपना वापस पुनर्स्थापित हो जाता है। तो ये मुआवजा जो दिया जाएगा वो इतना होना चाहिए कि उचित हो, ऐसा नहीं हो कि कम हो, उचित होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने वापस वाली, पुनः वाली स्थिति में वापस आ सके। तीसरा इसका उद्देश्य है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना। यानी इस अधिनियम के द्वारा जब किसी की भूमि अधिग्रहण की जाएगी तो उस व्यक्ति के पुनर्वास की व्यवस्था भी करता है और पुनर्स्थापन की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा की गई है। और इसका क्या उद्देश्य है? यदि सरकार को एक अनिवार्य अधिग्रहण करने की आवश्यकता है, यानी सरकार को तो करना ही करना है, अधिग्रहण तो करना जिसको कहते हैं अनिवार्य अधिग्रहण, यानी करना ही पड़ेगा। भाई ये दे या न दे,
चाहे पुलिस फोर्स के जरिए ही करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि रोड तो यहाँ से निकलेगी। इधर भी तैयार है लोग, इधर भी तैयार है, बीच वाला नहीं दे रहा, तो अब करना तो पड़ेगा इसको। तो अनिवार्य अधिग्रहण भी अगर करना है तो उसे प्रभावित लोगों के विकास में भागीदार बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अधिग्रहण के बाद उसके लिए एक सुचारू पुनर्वास प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके, तो ताकि उन लोगों के लिए व्यवस्था हो कि इस प्रकार से लोग इस विकास में भागीदार बन सके। इसके लिए भी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। ये जो अधिनियम है, इसका दायरा क्या, इसका विस्तार क्या है? तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसका विस्तार बताया गया कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के लिए भूमि सहित सब उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए भूमि क्रय की जाती है। यानी इसके लिए भूमि किस किस के लिए चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अगर कोई फैक्ट्री कारखाना जो लोगों के आम लोगों के उपयोग उपभोग वाली चीजें, उनको बढ़ाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा सब उपयोग के लिए सरकार को अपने उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। अभी सरकार को कोई कार्यालय बनाना है, जगह है नहीं, तो जमीन शहरी क्षेत्र में वो एक्वायर कर लेता है कि भैया आप अपनी जमीन हमें दो, ताकि हम यहाँ पर क्या बनाए, कार्यालय बना सके, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट वही है और जगह चाहिए, तो फिर वो लाएगी कहाँ से? तो वो आसपास की जगह को एक्वायर करती है और एक्वायर के बदले उसे पुनर्स्थापित करती है, पुनर्वास देती है, उचित मुआवजा देती है, वो सारी चीजें देगी। तो ये व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई है। ये क्या किया जाता है? सब उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए और इनको धारण और नियंत्रण करने के लिए अगर भूमि क्रय की जाती है तो वो सारी इस एक्ट के द्वारा की जाएगी। और इसका विस्तार कहां तक है? सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहित करने का अंतिम उद्देश्य इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों के उपयोग के लिए स्थानांतरित करना है। भी सार्वजनिक उद्देश्य तो इनका सार्वजनिक रहेगा, भी लोगों का भला हो, और इसके लिए जमीनें एक्वायर करके वो किसको दे रही है? निजी कंपनियों के उपयोग के लिए स्थानांतरित करना है, ताकि निजी कंपनियां उस पर सेटल हो और वो लोगों के विकास में योगदान दे सके। और इसका क्या विस्तार है? सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों द्वारा तत्काल और घोषित उपयोग करने के लिए भूमि खरीदती है। अगर निजी कंपनियां कहती है कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे, जैसे मान लो बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी आई और वो कंपनी आई ओएनजीसी, उसने कहा भी हम तेल तो निकाल देंगे कच्चा तेल, लेकिन हमारे को जमीन चाहिए, तो सरकार क्या करेगी? तुरंत जमीनों का अधिग्रहण करेगी। जो जिन लोगों की जमीनें थी, जिन लोगों के खेतों में तेल निकला था, अब तो वो उनको लोगों के पास नहीं रही। क्यों? क्योंकि सरकार ने वहां प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और कंपनियां आ गई, और उन कंपनियों को तत्काल वहां पर स्थापित करने के लिए उस जमीनों का अधिग्रहण किया गया, लोगों को मुआवजा दिया गया, लोगों को पुनर्स्थापित किया गया, लोगों को रोजगार दिया गया। तो ये सारी चीजें इस एक्ट के द्वारा की जाती है। इस एक्ट का विस्तार यहाँ तक होता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अधिनियम 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 2(1) सार्वजनिक उद्देश्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा उद्देश्य के रूप में परिभाषित करती है। भी मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है इस एक्ट का पारित करने का? सार्वजनिक उद्देश्य, भी लोगों के उद्देश्यों के लिए ये चीजें सारी की जाती है। अन्य रणनीतिक उद्देश्य जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है वे है गरीबों के लिए आवास विकास परियोजनाएं। भी लोगों के लिए, लोग गरीब हैं, वो मकान जमीन खरीद नहीं सकते, तो वो आसपास की भूमि को एक्वायर करके क्या करती है? सरकार गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार की परियोजनाएं चलाने के लिए भी सरकार क्या करती है? भूमि का अधिग्रहण करती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं, मान लो अभी अभी जो पानी आया या कहीं गुजरात में मान लो सुनामी वगैरह कोई भी घटना प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसकी वजह से लोग बेघर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की लायबिलिटी बनती है कि उनको रहने के लिए घर उपलब्ध करवाए। तो वो रहने के लिए घर उपलब्ध तब करवाएगा जब उसके पास जमीन हो, और जमीन नहीं है तो फिर वो भूमि का अधिग्रहण करेगी, और ऐसे गरीब या आपदाओं से प्रभावित पीड़ित है उनके लिए वो आवास की व्यवस्था करवाती है। तो इन उद्देश्यों के लिए क्या करेगी? वो सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है। सहमति खंड, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि किसी भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान भूमि मालिक की सहमति के कुछ कारक होते हैं। सहमति खंड का मतलब उस भूमि का अधिग्रहण जब करेंगे, जब उसकी प्रोसेस करेंगे क्रय करने की, तब उसमें एक सहमति खंड होगा। सहमति खंड का मतलब होता है सहमति का क्लोज, यानी जो भूमि का मालिक है वो कंसेंट देगा अपनी कि हाँ मैं अपनी भूमि को सरकार को दे रहा हूं या सरकार को अधिग्रहण करने की अनुमति देता हूं, और इसके बदले सरकार मुझे उचित मुआवजा दे। इस प्रकार की अगर वो सहमति देता है तो उस सहमति खंड के माध्यम से वो उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो सहमति खंड का मतलब है सहमति के आधार पर भूमि का अधिग्रहण करना। एक होता है आपातकालीन अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं के तहत
राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं के मामले में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आबादी के पुनर्वास के लिए भूमि का अधिग्रहण तेजी से किया जा सकता है। यानी इमरजेंसी आ गई भाई, अचानक से जो बाढ़ आ गई और बाढ़ से लोगों के घर वो पानी से भर गए, नष्ट हो गए, अब उनको रहने के लिए जगह चाहिए तो कहाँ देगी सरकार? इमरजेंसी है, तत्काल भूमि का अधिग्रहण करेगी तो वो कर सकती है। या राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं के मामलों में अगर उसे लगता है कि भाई जरूरी है, तुरंत भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए, तो वो तुरंत क्या कर सकती है? भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे मामलों में करने वाली भूमि के अधिग्रहण को आपातकालीन अधिग्रहण कहते हैं। एक है भूमि अधिग्रहण की सीमाएं, यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे का अधिकार और पारदर्शिता का अधिकार है कि बहुफसली क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी ऐसी भूमि जिसमें बहुफसली हो रही है, यानी बार बार उससे फसल ली जाती है, तो ऐसी भूमि का क्या नहीं किया जाएगा? अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आपातकालीन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण के मामले में संबंधित प्राधिकरण को समतुल्य क्षेत्र की खेती योग्य बंजर भूमि स्थापित करनी चाहिए। अगर आपातकालीन उद्देश्य के लिए मान लो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाले हैं, उनके लिए अगर तुरंत आवास की व्यवस्था करनी है, तो ये नहीं है कि भाई एक ऐसी भूमि है जिसमें साल वर्ष के अंदर, पूरे वर्ष के अंदर 4-5 फसलें ली जाती है, तो वो तो जमीन बहुत उपयोगी होगी। तो ऐसी नहीं है कि भाई बाढ़ प्रभावित या अचानक से जो आवश्यकता पड़ गई भूमि का अधिग्रहण करना, तो वो इस भूमि को अधिग्रहण कर ले जो बहुमूल्य है, जिसमें बहुफसली होते हैं, जो एक ही वर्ष में 4-5 फसलों का उत्पादन करती है। इस प्रकार की जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके लिए कौन सी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा? ऐसी जमीनें जो कम उपयोगी हैं या बंजर जो भूमि है उनका उपयोग किया जाएगा, ताकि वहां ऐसे लोगों को ऐसी व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। तो ये थोड़ा ध्यान रखा जाएगा कि इसकी लिमिटेशन बताई गई है कि भाई भूमि अधिग्रहण कर सकती है सरकार, लेकिन सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी भूमि जो बहुफसली क्षेत्र वाली है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बाकी का तो कर सकती है। तो बंजर भूमि को प्रायोरिटी दी जाएगी या कम उपयोगी भूमि है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका अधिग्रहण पहले किया जाएगा। ये तो बहुत ही इमरजेंसी लास्ट की वाली बातें आती है, यहाँ तो अगर करना पड़ेगा तो। मुआवजा कितना दिया जाएगा? तो भूस्वामियों को शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 2 गुनी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 4 गुनी मात्रा में मुआवजा दिया जाता है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण की स्थापना भी इस अधिनियम के माध्यम से की गई है। यानी राज्य सरकार क्या करेगा? एक व्यक्ति भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के रूप में सिविल कोर्ट विकास परियोजनाओं की शक्तियों के साथ स्थापित किया जाएगा। जैसे सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है, वैसे ही पावर इस भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण को दी गई है। वो भी इन व्यक्ति से संबंधित, भूमि से संबंधित, पुनर्वास, इनसे संबंधित जितने भी मामले वो इस अधिकरण के द्वारा निपटाए जाएंगे। अधिग्रहण के बाद अप्रयुक्त भूमि, एक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। मान लो रोड के लिए इसने भूमि का उपयोग करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था, पर बाद में कहते हैं रोड तो नहीं बनाएंगे, यहाँ तो हम फैक्ट्री स्थापित करेंगे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भूमि का अधिग्रहण दूसरे उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। यदि इसे अभिष्ट उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, तो सरकार किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग कर सकती है। 5 वर्ष तक भूमि पर कोई गतिविधि न होने पर मूल भूस्वामी को उसकी भूमि वापस मिल जाएगी। मान लो सरकार ने कहा कि भी हम हाईवे निकालेंगे और भूमि का अधिग्रहण कर लिया, और 5 साल तक यहाँ ना तो कोई हाईवे निकला और ना कोई डामर निकला, कुछ नहीं निकला, जैसी जमीनें पड़ी थी वैसी पड़ी रही, तो फिर इस भूस्वामी को जिसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था उसको राइट हो जाता है कि वो वापस क्या कर सकता है? इस संपत्ति का स्वामी बन जाता है। तो 5 साल तक अगर अधिग्रहण करने के बाद 5 साल तक उस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए अधिग्रहण किया जाता है, तो ऐसी संपत्ति वापस मूल स्वामी को चली जाएगी, यानी भूस्वामी उसको वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य, इसका दायरा और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात अपन ने की है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी।